हाँ जी, शुरू करते हैं आज। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये 2020-21 में सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया है। ये सैम्पल पेपर जो सीबीएसई निकालती है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के ऊपर बेस्ड बोर्ड का पेपर बनता है, तो इस पेपर को बहुत ध्यान से समझिए और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछिए। तो पहला क्वेश्चन इसमें इसने पूछा है, इसमें बेसिकली 20 क्वेश्चंस पूछे हैं, ऑब्जेक्टिव्स फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स के फॉर्म में है। तो पहला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉपीराइट इज ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू ऑथर्स और क्रिएटर्स ऑफ कंटेंट। बोल रहा है कि कॉपीराइट अगर किसी ऑथर या क्रिएटर ने कोई चीज़ बनाई, चाहे सॉफ्टवेयर बनाया, चाहे कोई कंटेंट लिखा है, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली उसको कॉपीराइट मिल जाता है क्या? बिल्कुल मिल जाता है। वो उसका राइटर है, वो उस कंटेंट का मालिक है, इसलिए ये ट्रू होगा। सेकंड है, द फॉस इन फॉस सोर्स कोड इज यूजुअली हिडन फ्रॉम यूजर्स। फॉस मतलब फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स है तो इसका तो सोर्स कोड यूजर से हिडन नहीं रहता, इसलिए ये फॉल्स है। सेकंड क्वेश्चन है कि ग्राफ की हेडिंग देने के लिए कौन सा कमांड काम आता है, तो आपको पता ही है, पीएलटी डॉट टाइटल। टाइटल ग्राफ की हेडिंग देता है। शो, प्लॉट, एक्स लेबल ये नहीं देते हैं, अलग यूज होते हैं। व्हाट इज आउटपुट ऑफ एसक्यूएल कमांड? ठीक है, राउंड करना है 49.88 को, सिंपल राउंड करना है। इसने सेकंड पैरामीटर नहीं दिया है तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स के राउंड की तरह काम करेगा, वो 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, given a panda series called sequences, the command which will display the first rows in is, ठीक है, एक सीरीज है उसका नाम है सीक्वेंस और मुझे सीरीज के फर्स्ट ऊपर की 4 रो प्रिंट करवानी है। तो आपको पता ही है, हेड में 4 लिखेंगे। देखिए इसने थोड़ा काफ़ी कंफ्यूज करता है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसने यहाँ पर हेड 4 कैपिटल एच लिख दिया, देखो ये यहाँ पर HDS कर दिया है, कैपिटल में कर दिया है, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, आपको कंफ्यूज करेगा ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गिवन 2 सीरीज दे रखी है S1 S2, ठीक है, हमें दिख रही है। राइट कमांड्स टू फाइंड सम ऑफ सीरीज S1 एंड S2। S1 और S2 को ऐड करना है, सम करना है, क्या कमांड लिखेंगे? तो बहुत बेसिक है, आपको पता है, सीरीज वेक्टराइज ऑपरेशन सपोर्ट करती है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली S1 प्लस S2 लिख सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे और मैं प्लस की जगह पर ऐड नाम का फंक्शन भी यूज ले सकता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूजिंग मैटप्लॉटलिब ब्लैंक कैन बी यूज टू काउंट हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू इंटरवल। भाई ये 3 तरह के ग्राफ है, इन 3 में से ऐसा कौन सा ग्राफ है जो यूज होता है कि कितनी वैल्यूज किसी इंटरवल में फॉल कर रही है? एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनता है, तो ये चीज होती है हिस्टोग्राम। ठीक है, हमारा ऑप्शन हिस्टोग्राम हो गया है। आगे चलते हैं। अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए किसी सिस्टम के अंदर एक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन यूज होता है। किसी नेटवर्क के अंदर जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, इस नेटवर्क लेवल पे कौन सा इंस्ट्रूमेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन यूज होता है जो कि इंटरनेट से आ रहे अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है? तो वो होता है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल होता है। चलिए, इन डेटा फ्रेम एक्सेस 1, डेटा फ्रेम के अंदर एक्सेस 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉलम को। एक्सेस 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? रोज को। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी? इनमें से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? स्टार टोपोलॉजी होती है, मैश होती है, ट्री होती है, बग कोई टोपोलॉजी नहीं। बग का मतलब होता है एरर, प्रोग्रामिंग एरर को यहाँ पर हम लोग बग बोलते हैं। किसी मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें कोई एरर आ रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बग। और एरर को निकालना यानी कि बग को निकालना का प्रोसेस क्या कहलाता है? डीबगिंग। डीबग करना किसी प्रोग्राम को यानी कि एरर निकालना। तो आंसर हो गया यहाँ पर बग, जो कि कोई टोपोलॉजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कुछ एक वेब पेजेस होते हैं, कुछ वेबसाइट्स के अंदर कुछ वेब पेजेस होते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती है। जैसे कि सपोज अगर मैं एक मेरी कंपनी है, उसकी वेबसाइट है, वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट अस नाम का पेज है। कॉन्टैक्ट अस, उस पर कोई क्लिक करता है तो एक पेज ओपन होता है, उसमें मेरा एड्रेस दिखता है उसको, ताकि वो मुझे कांटेक्ट कर सके। अब इस पेज में क्या कंटेंट है? मेरा एड्रेस, मेरी कंपनी का एड्रेस, जो कि चेंज नहीं होगा। हो सकता है मैं कभी 2 साल 5 साल बाद ऑफिस चेंज करूं तो मैं अपना एड्रेस चेंज करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हर आधे घंटे में चेंज हो रहा है मेरा। लेकिन अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम दिखाते हैं न्यूज़, करंट न्यूज़ दिखाते हैं, तो न्यूज़
ऐसा तो है नहीं। अब इसका कंटेंट फ्रिक्वेंटली चेंज होगा, करना पड़ेगा चेंज। इसके अलावा अगर स्टॉक मार्केट की कोई साइट है मेरी जहाँ पर मैं स्टॉक की प्राइजेस दिखाता हूँ शेयर मार्केट की, तो वहाँ पर भी मेरा कंटेंट फ्रिक्वेंटली चेंज होगा। मैं कोई वेदर फोरकास्ट करता हूँ, मौसम संबंधी जानकारी दिखाता हूँ, टेम्परेचर वगैरह, तो वो भी चेंज होगा। तो यही पूछ रहा है कि ऐसा एक वेब पेज है जो कि वेदर इन्फॉर्मेशन दिखाए, स्टॉक प्राइजेस दिखाए, तो वो वेब पेज कौन सा हो सकता है इसके अंदर से, आप बताइए और आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए। स्टैटिक वेब पेज का मतलब होता है जिसका कंटेंट चेंज नहीं होता है फ्रिक्वेंटली, जैसे कि मेरा कॉन्टैक्टस वाला पेज, मेरा एड्रेस वाला पेज, ये क्या कहलाता है, स्टैटिक वेब पेज। और ऐसा वेब पेज जिसका कंटेंट चेंज होता रहता है, हर बार चेंज होता है, उसको बोलते हैं डायनेमिक वेब पेज। तो ये जो हमसे पूछ रहा है उसमें आंसर क्या हो जाएगा, डायनेमिक वेब पेज हो जाएगा। जस्टिफाई करना मैंने आपको समझा दिया, आप इसको थोड़ा बहुत लिख सकते हैं इसके बारे में। अभी आ जाइए, अब ये एवीजी फंक्शन है माई एसक्यूएल के अंदर, ये क्या होता है, एवीजी फंक्शन करता क्या है, एवरेज निकालता है। तो क्या ये मैथ फंक्शन है, देखो इसने कंफ्यूज किया, हाँ मैथमेटिक्स का काम तो करता है ये, लेकिन ये मैथ फंक्शन नहीं है, ये एग्रीगेट फंक्शन है। ये क्या है, एग्रीगेट फंक्शन। एवीजी के अलावा और कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, सम, मिन, मैक्स, याद है, ठीक है। चलते आगे चलते, अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवंस एल्स वर्क और आइडियाज पासिंग देम ऑफ एज, किसी और के काम को, भाई किसी ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया उसे मैं अपने नाम से बेच रहा हूँ, किसी ने कोई अच्छा आर्टिकल लिखा है उस आर्टिकल को मैं अपने नाम से बता रहा हूँ, तो ये एक क्राइम है और ये क्या कहता है, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म कहलाता है, ये इसकी डेफिनेशन भी है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक था, थ्योरी का बहुत अच्छा पार्ट आया, याद करनी पड़ेगी थ्योरी आप लोगों को। अब आया अगला क्वेश्चन है कि डेटा फ्रेम के अंदर नल वैल्यू है या नहीं, ये चेक करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो वो होता है इज नल फंक्शन, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक से देखिए, अगर 4 ऑप्शन वाले होते तो आप लोग इजीली कर सकते थे, लेकिन फिल इन द ब्लैंक से मतलब आपको एग्जैक्टली याद होना ही चाहिए, पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए, अब ये पूछ रहा है कि मैं आई कैन कीप यू साइंड इन, ठीक है। मैं कोई एक वेबसाइट बनाता हूँ जहाँ पर मैं आईडी पासवर्ड मांगता हूँ, और मैं चाहूँ तो उसमें एक नीचे बटन होता है कि रिमेंबर मी, यानी कि मेरा आईडी पासवर्ड याद कर लो आप। तो अगली बार मैं जैसे ही वो वाली वेबसाइट खोलूँगा, मेरा आईडी पासवर्ड ऑटोमेटिकली फिल आएगा, मुझे वो आईडी पासवर्ड को एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला पॉइंट कहता है आई कैन कीप यू साइंड इन, मैं आपको साइंड इन रख सकता हूँ। आई कैन रिमेंबर योर साइट प्रेफरेंसेस, मैं आपकी साइट की प्रेफरेंसेस रिमेंबर कर सकता हूँ। मैं बताऊँगा ये क्या होता है। तो बेसिकली हु एम आई, तो आंसर इसका कुकी है। मैं आपको कुकी, जब मैंने आपको पढ़ाई थी मैंने आपको बता दिया था कुकी क्या होता है। कोई भी वेबसाइट आपके कंप्यूटर पे छोटी सी इंफॉर्मेशन सेव करती है, कर सकती है और करती भी है। कोई भी वेबसाइट करती है, जैसे अगर आप गूगल भी खोलते हो तो गूगल आपके कंप्यूटर पे एक टेक्स्ट फाइल बनाएगा, टेक्स्ट फाइल बनाता है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन सेव कर देता है। आपने फेसबुक खोली, फेसबुक ने भी कोई एक टेक्स्ट फाइल बना के आपके कंप्यूटर पे एक इन्फॉर्मेशन सेव कर दी। मैंने अगर कोई थर्ड वेबसाइट खोली है, कोई टाइम्स ऑफ इंडिया की खोली है, तो वो भी क्या करेगा कि आपके कंप्यूटर पे टेक्स्ट फाइल बना के थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उस पर सेव कर देगा। तो हर वेबसाइट आपके सिस्टम पे कुछ वेबसाइट्स इन्फॉर्मेशन सेव कर सकती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन सेव होती है इसको बोलते हैं कुकी। अब इस कुकी के अंदर ये वेबसाइट सेव क्या करती है, जैसे कि बताया मैंने, गूगल आपने खोला, आप आईडी पासवर्ड डालते हो, वहाँ पर नीचे एक चेक बॉक्स बना हुआ है रिमेंबर मी। तो जैसे ही आप उस चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा गूगल वाला कि आपके इस कुकी के अंदर आपका आईडी और पासवर्ड सेव कर देगा। यानी अगली बार जब आप इस आपके कंप्यूटर से गूगल खोलोगे तो आपको आईडी पासवर्ड एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल क्या करेगा, इस टेक्स्ट फाइल से, यानी इस कुकी से आपका आईडी पासवर्ड उठा लेगा। तो ये हो जाता है। साइट प्रेफरेंसेस क्या होता है कि भाई मेरी एक साइट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, और मुझे सिर्फ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ देखना पसंद है, बाकी बहुत सारी न्यूज़ आती है, मुझे टेक्नोलॉजी की न्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक ऑप्शन दे रखा है, आपको किस तरीके की न्यूज़ पसंद है, क्राइम, इंडियन न्यूज़, स्टेट न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़, टेक्नोलॉजी न्यूज़, आप चूज़ करो। आप उसमें से चूज़ करोगे मुझे टेक्नोलॉजी न्यूज़ पसंद है, तो टाइम्स ऑफ इंडिया वाला क्या करेगा, इस कुकी के अंदर आपकी प्रेफरेंस सेव कर देगा कंप्यूटर के ऊपर। तो यानी कि आपके कंप्यूटर पे अगर कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया खोलेगा कभी भी, तो उसको हमेशा टेक्नोलॉजी की न्यूज़ ही दिखेगी टॉप पे।
तो ये साइट प्रेफरेंसेस सेव कर रहा है। तो इस तरीके से यूज़र से रिलेटेड छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ये लोग सेव कर लेते हैं वेबसाइट्स। अब इसके अंदर हैकिंग का खतरा इसमें एक सिक्योरिटी होती है कि गूगल की जो टेक्स्ट फाइल है, गूगल की जो कुकी है, उसे फेसबुक एक्सेस नहीं कर सकता। जिस वेबसाइट ने कुकी बनाई है वही वेबसाइट उस कुकी को ओपन कर सकती है, दूसरी कोई वेबसाइट उस कुकी को ओपन नहीं कर पाई। यानी फेसबुक वाला गूगल की कुकी ओपन नहीं कर सकता, टाइम्स ऑफ इंडिया वाला फेसबुक की कुकी ओपन नहीं कर सकता। चलो यहाँ तक तो सिक्योरिटी हो गई। लेकिन अब अगर मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर के ऊपर कुकी सेव है और वो भी टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव है, तो मैं तो ओपन कर सकता हूँ उसे, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं ओपन करके उसमें पढ़ सकता हूँ क्या लिखा है। अगर आईडी पासवर्ड लिखा है तो मुझे आईडी पासवर्ड पता चल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर उसमें डेटा सेव करते हैं। अगर आपने ओपन कर भी लिया तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर भी ये हैक किया जा सकता है। इसको हम इस पार्ट में मानते हैं कि कुकी एक कारण हो सकता है आपके कंप्यूटर को हैक होने का। चलो इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पड़ता है, ये कुकी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं भाई। क्रोम एक ब्राउज़र है, फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, आप लोग फंसोगे तो यहाँ फंसोगे। एज एक नया ब्राउज़र है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ये ब्राउज़र है। एवसेट एक एंटीवायरस से रिलेटेड है, ये कोई ब्राउज़र नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा में एक तरह का मैसेज जो कि हजारों लाखों लोगों को भेजा जाता है जिनसे उनका कोई मतलब ही नहीं है, इस तरीके का मैसेज को क्या कहते हैं? उसको स्पैम मैसेज कहते हैं। आपको पता ही बताया था मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सर्वे है किया है किसी ने कि एशिया के कंट्री 2 मिलियन टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा हर साल प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ई वेस्ट करते हैं। आप एक मेथड सजेस्ट करिए इस ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए। इस ई वेस्ट को कैसे मैनेज करें, कोई तरीका बताइए। तो ठीक है, बहुत सारे तरीके हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? बाय इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इलेक्ट्रॉनिक्स। आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदो जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हो, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदो। इस टाइप के मटेरियल से बने हुए गैजेट खरीदो। डोनेट यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टू सोशल प्रोग्राम्स। आपका मोबाइल पुराना हो गया है, कंप्यूटर पुराना हो गया, तो उस हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, रख देते हैं रूम। हम लोग लिटरली कचरे के डब्बे में नहीं फेंकते, हमने अपने घर के किसी कोने में उसको पटक दिया, वो एक तरह से फेंका हुआ ही, वो 6 महीने साल भर बाद वो कचरा हो जाता है, ई वेस्ट बन ही जाता है। इससे अच्छा आप किसी को दे दीजिए, सोशल प्रोग्राम, डोनेट कर दो। रीयूज रिफर्बिश इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके कुछ, जैसे कंप्यूटर है, मेरा काम नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसमें से कुछ उसके पार्ट्स उसके आप निकाल लीजिए जो काम आ सकते हैं, उनको आप रीयूज़ कीजिए, कुछ पार्ट्स ठीक करा लीजिए। रिसाइकलिंग ई वेस्ट, मैंने बताया था आप लोगों को ई वेस्ट को कैसे रिसाइकल किया जाता है। तो कुछ तरीके, इनमें से कोई भी 2 मेथड आप लोग लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगला देखते हैं, द कमांड कैन बी यूज टू मेक चेंजेस इन रोज। किसी टेबल की रो में चेंज करने के लिए कमांड कौन सा यूज होता है? वो होता है अपडेट। टेबल की रो को मैं चेंज कर रहा हूँ, टेबल को चेंज नहीं कर रहा हूँ, टेबल का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर रहा हूँ, रो चेंज कर रहा हूँ। अपडेट एक डीएमएल कमांड है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि एसक्यूएल का कमांड लिखिए जो करंट डेट और टाइम लिखे, टाइम भी बताए डेट भी बताए। तो सबसे आसान तरीका है नाउ, ठीक है, सेलेक्ट नाउ। चलिए आगे चलते हैं। नेटवर्क डिवाइस इज नोन एज इंटेलिजेंट हब। इंटेलिजेंट हब किसे कहा जाता है? स्विच को। हम लोग पढ़ चुके हैं स्विच और हब के बारे में, जब हमने पढ़ा था। हब क्या करता है? जो भी मैसेज उसके पास आ रहा है एक नेटवर्क में यूज़ होता है। बेसिकली पहली बात तो हब और स्विच कहाँ यूज़ होता है? नेटवर्क के अंदर यूज़ होता है। अब ये मेरा हब है, इस हब से मैंने 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर रखे हैं, 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर रखे हैं। इस हब को जो भी मैसेज आएगा, हब क्या करेगा? सारे कंप्यूटर को वो वाला मैसेज पास कर देगा, चारों को पास कर देगा। अब पता नहीं वो मैसेज कौन से कंप्यूटर के लिए आया है। जिस कंप्यूटर के लिए मैसेज आया है वो वाला कंप्यूटर उस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी सारे कंप्यूटर उस मैसेज को रिजेक्ट कर लेंगे। लेकिन हब तो वो सारा मैसेज सबको भेजेगा। ऐसा नहीं कि अगर वो मैसेज कंप्यूटर नंबर 1 के आया तो मैं 1 को ही भेजूँ, नहीं, वो सबको भेजेगा। इसलिए इसको मल्टीकास्ट डिवाइस भी बोलते हैं, मल्टीकास्ट डिवाइस, ठीक है। इसके उलट स्विच होता है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? स्विच, वो भी हब की तरह ही काम करता है, नाम अलग है, पहली चीज़ तो स्विच है। स्विच क्या होता है? यूनिकास्ट होता है।
यूनिकास्ट मतलब अब इसमें फ़र्क क्या है? स्विच क्या करता है कि अगर कोई मैसेज आया, मैसेज नंबर आया भाई कंप्यूटर नंबर 4 के लिए, तो स्विच क्या करेगा, उस मैसेज को केवल कंप्यूटर नंबर 4 को ही भेजेगा, सबको नहीं भेजेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिकास्ट बोलते हैं, और इसको इंटेलिजेंट हब भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिसीविंग इरेलीवेंट अनवांटेड ईमेल। वही बात है जो हमने पहले देखा था कि भाई आपको अनवांटेड ईमेल आ रही है, इरेलीवेंट यानी कि बिना काम की मेल आ रही है भाई, आ रही है, तो इसको क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये स्पैम है या फिर स्पैमिंग है? ठीक है, चलिए एक ये एबल है, ये एक डेटा फ्रेम है, सॉरी ये डेटा फ्रेम है। ठीक है, ये डेटा फ्रेम बना रखी है, इस पर रोल नंबर है, नाम है, UT1 UT2 UT3 UT4 के मार्क्स हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट में मार्क्स हैं किसी स्टूडेंट के। ठीक है, क्या बोलता है ये? अब बोल रहा है इसमें पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, कमांड लिखिए जो कि ये वाला आउटपुट लिखिए। अब देखिए ये आउटपुट क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का पूरा डिटेल लिख रहा है जिसका रोल नंबर 6 है, तनिष्क गोयल के सारे मार्क्स, सिंगल स्टूडेंट का डेटा लिख रहा है ये। ठीक है और सिंगल स्टूडेंट का डेटा लिख रहा है, तो देखो पहले मैं 4 ऑप्शन देखता हूँ। सिंगल स्टूडेंट का डेटा में इसने कोई पर्टिकुलर रो तो सेलेक्ट की नहीं है, ये कोई मैक्स मुक्स चला रहा है क्या? ये मैक्स है क्या? इसके मार्क्स देखो, सभी के मार्क्स क्या है? 24 है। ठीक है, हम देखते हैं UT1 UT2 UT4 के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 24 ही है देखो, और कोई 24 से बड़ा मार्क्स है ही नहीं कहीं। ठीक है, यानी ये मैक्सिमम निकाल रहा है। अब मैक्सिमम निकालने का कमांड आपको पता होना चाहिए, वो भी रो का मैक्स निकालना है मुझे, कॉलम का मैक्स नहीं निकालना है, रो का मैक्स निकालना है। सिंपल df डॉट मैक्स, और इसमें भी देखो ये आपको कन्फ्यूज कर रहा है, इसने df डॉट मैक्स लिखा है पहले ऑप्शन में, देखो इसने ब्रैकेट नहीं लगाया है, इसलिए ये गलत हो गया है। सेकेंड वाला सही है। थर्ड वाला क्यों गलत है? एक्सेस 1, क्योंकि ये एक्सेस 0 है, अपन को रो पे काम करना है, कॉलम पे काम नहीं करना। एक्सेस 1 लिखना तो वो कॉलम पे काम करने लग गया। फोर्थ वाला क्यों गलत है? देखो इसने मैक्स के बाद एक कॉमा लगा दिया जो कि इरेलीवेंट है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, सिंटेक्स एरर है ये एक। चलिए आगे चलते हैं ए टीचर, उसी का है क्वेश्चन, वही जो डेटा फ्रेम था उसी का क्वेश्चन है। ए टीचर नीड टू नो द मार्क्स स्कोर बाय स्टूडेंट विद रोल नंबर 4। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई रोल नंबर जो 4 है उसके कितने मार्क्स आए हैं ये टीचर को पता लगाना है। तो ठीक है, रोल नंबर 4 का अब बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमें, चलिए ये देखिए यहाँ पर इस डेटा फ्रेम के अंदर रोल नंबर एक कॉलम है, ये रो का इंडेक्स नहीं है, कॉलम है। इसमें मुझे सर्च मारना है कि 4 रोल नंबर वाले का डेटा मुझे चाहिए, यानी कि ये 4 रोल नंबर वाली पूरी रो मुझे चाहिए। सर्च मारना, जिसका रोल नंबर 4 है वो मुझे डीएफ प्रिंट कराना। तो मैं आपको पहले भी मैं आपको बता चुका था, फिर से बताता हूँ। UT2 का जो मैंने पेपर सॉल्व कर रखा है उसमें मैंने समझा चुका हूँ कि कैसे रो डेटा फ्रेम में सर्च मारते हैं। मेरा डेटा फ्रेम वाले आप वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। मैं सिंपल लिखता हूँ, DF को प्रिंट कराऊँ तो पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट हो जाएगा। मैं डेटा फ्रेम के अंदर अभी अगर कंडीशन लगाना चाहूँ तो मैंने आपको बताया था पहले ही एक बार, ये देखिए ये डेटा फ्रेम कंप्लीट प्रिंट होगा, फिर एक ब्रैकेट लग गया, डेटा फ्रेम का नाम लिखो, ब्रैकेट लगाओ, इस ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन लिख लो, पर्टिकुलर आपको कौन सी कंडीशन फॉलो करनी। तो मेरी कंडीशन क्या है? ये कंडीशन, ऐसी कंडीशन जहाँ DF का रोल नंबर इक्वल टू 4 हो, ये वाली रो अब प्रिंट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ये आंसर बोल रहा है A और D बोथ। क्यों भाई, 2 आंसर कैसे सही है देखते हैं। A तो क्या है, मैंने जो अभी आपको बताया वही है। ठीक है, D क्या है, इसने रोल नंबर यहाँ पहले वाले में रोल नंबर इसने ब्रैकेट में लिखा है और सेकंड यहाँ पर रोल नंबर डॉट लगा के लिखा है, दोनों चलते हैं, दोनों एक ही बात है। B और C ये गलत है। B क्यों गलत है? कंडीशन क्या लिखी है इसने? रोल नंबर इक्वल टू 4, रोल नंबर नहीं, DF का रोल नंबर इक्वल टू 4 है, सिर्फ रोल नंबर 4 का कोई तुक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये वाला क्यों गलत है? C वाला, इसने सिंगल इक्वल यूज किया है एक, जबकि हम लोग कंडीशन चेक करने के लिए 2 बार इक्वल टू लिखते हैं। बाकी और C और D में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल C में सिंगल है, इसलिए वो गलत हो गया। तो थोड़ा देख के करिए, 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल गिव एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम। ठीक है, अब हमें ये पूछ रहा है कि आपका जो ये पूछ रहा है कि हर कॉलम में कितनी वैल्यूज़ है, मुझे काउंट करना है कितनी वैल्यूज़ है। ठीक है, तो सिंपल इसका फंक्शन होता है, काउंट नाम का फंक्शन होता है, ये होता है df डॉट काउंट, ये चलता है। और मैं इसके अंदर 0 भी लिख सकता हूँ एक्सेस, इसलिए फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। सिंपल काउंट निकालना था। अभी अगला क्वेश्चन है कि मुझे कॉलम के नाम चाहिए, सिर्फ कॉलम के नाम, जो मेरी डेटा फ्रेम है इसमें कॉलम के नाम चाहिए। यानी कि क्या क्या चाहिए, रोल नंबर, नेम, ये कॉलम के नाम, यानी कॉलम के नाम क्या है मेरे डेटा फ्रेम के अंदर। तो उसके लिए तो सिंपल एक एट्रीब्यूट होता है, फंक्शन की जरूरत ही नहीं है, df डॉट कॉलम्स, इससे मुझे कॉलम के नाम मिल जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए आंसर में आपको इसने कन्फ्यूज़ किया है, इसने df ऑप्शन ए में कॉलम के बाद ब्रैकेट लगा दिया, देखिए, जबकि ये गलत है क्योंकि वो ये फंक्शन नहीं होता है। सेकंड में देखो कॉलम लिख दिया, एस नहीं लगाया, स्पेलिंग चेंज कर दी। सी में क्या लिखा है इसने, df डॉट कॉलम, जहाँ पर इसने वापस से ब्रैकेट नहीं लगाया है, इसलिए हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है, डी, जो कि बिल्कुल सही है। स्पेलिंग भी सही है, कॉलम्स और ब्रैकेट भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा तो देख के ट्रिक करना है हमें, आंसर जल्दबाजी में गलत टिक नहीं करना है। अब बोलता है कि हमें एक नया कॉलम ऐड करना है ग्रेड नाम का, उसमें ग्रेड ये डालनी सारे स्टूडेंट की। ठीक है, तो अब इसमें से कौन सा कमांड सही होगा, तो आप लोगों को नया डेटा फ्रेम में कॉलम ऐड करना आता है, इसका आंसर होगा बी। सिंपल डेटा फ्रेम का नाम लिखो, कॉलम का नाम लिखो और वैल्यूज़ जो भी है वो सारी एक लिस्ट में पास कर दो, इसलिए इसका आंसर हो गया है बी, इसका आंसर है नया कॉलम ऐड करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए हम लोग। ये भी एक टेबल दे रखी है स्टूडेंट नाम की, MySQL का क्वेश्चन है। इसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, क्लास है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सिटी और मार्क्स। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है ये। इसका पहला पार्ट है, स्टेट द कमांड डेट विल गिव आउटपुट एज। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ऐसा आउटपुट आना चाहिए। इन चार में से कौन सा वो कमांड है जिससे ये वाला आउटपुट आए। क्या कर रहा है, सेलेक्ट नेम कर रहा है। ठीक है, सेलेक्ट नेम तो सभी में है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट, नेम फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये वेयर में पूरा खेल है। ठीक है, इन स्टूडेंटों में क्या चीज़ कॉमन है, देखते हैं क्या देख क्या रहा है। ये देख रहा है वेयर क्लास इक्वल टू 11, नॉट क्लास 11, सिटी, क्लास और सिटी ये चेक कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको, क्लास और सिटी में क्या है। नाम देखते हैं कि क्या है, आनंद, चेतन, गीत और प्रीति। आनंद, चेतन, गीत एंड प्रीति। तो ये आनंद है, ठीक है, ये 11th में है, चेतन 12th में है, सिटी इनकी आगरा मुंबई, 11th 12th आगरा मुंबई। ये आगरा और मुंबई के रहने वाले हैं चारों, आनंद, चेतन, गीत, प्रीति। ठीक है, आगरा के हैं और मुंबई के रहने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेरी नंबर 1 देखते हैं पहले। तो क्वेरी नंबर 1 क्या देखा है इसने, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 11 एंड क्लास इक्वल टू 12। ये कंडीशन तो कभी कभी भी ट्रू हो ही नहीं सकती, एंड लगा दिया इसने। भाई स्टूडेंट की क्लास या तो 11th होगी या 12th होगी, दोनों एक साथ कैसे हो सकती है। एंड का क्या मतलब होता है, दोनों, 11th भी हो 12th भी हो, ये तो संभव नहीं है। हाँ, अगर ये एंड की जगह और लगा देता तो चल जाता क्वेरी, तो क्वेरी का आउटपुट आता कि भाई या तो उसकी क्लास 11th हो या उसकी क्लास 12th हो। यहाँ तक भी सही है, लेकिन एंड का तो कोई तुक बैठता नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 तो गलत हो गया। ऑप्शन 2 देखते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इक्वल टू 11 एंड क्लास इक्वल टू 12। ठीक है, ये तो फिर से उसने सेम क्वेरी लिख दी है। अच्छा, इसने इस बार सिर्फ यहाँ पे नॉट लगा दिया है, लेकिन एंड तो अभी भी लगा रखा है, तो ये एंड तो यहाँ चलेगा ही नहीं, सेकंड भी रॉन्ग हो गया है। थर्ड देखते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू आगरा और सिटी इक्वल टू मुंबई। देखो और लगाने से काफ़ी फर्क पड़ जाता है, या तो उसकी सिटी आगरा हो या मुंबई हो। अगर यहाँ पर भी अगर वो एंड लगा देता तो ये नल एंड वॉइड क्वेरी हो जाती, जिस क्वेरी का कोई रिजल्ट कभी आ नहीं सकता, क्योंकि एक बंदे की सिटी या तो आगरा होगी या मुंबई होगी, दोनों कैसे हो सकती है। तो और लगाया है तो हमारा काम इस बैठ जाता है। ये थर्ड
बिल्कुल सही है कि सिटी या तो आगरा हो या मुंबई हो। अभी जब हमने डाटा देखा था, हमने देखा था कि जो हमारे ये 4 बच्चे हैं जो नाम आ रहे हैं, इनकी सिटी या तो आगरा है या मुंबई। देखिए आगरा और मुंबई ही है, तो थर्ड जो क्वेरी थी उसका रिजल्ट बिल्कुल यही आएगा। तो थर्ड तो हमारा बिल्कुल सही है, तो यही आंसर है। लेकिन हम फोर्थ को भी देख लेते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इन आगरा मुंबई। चलिए ये भी बिल्कुल सही है, फोर्थ भी। मैंने और की जगह पर इन यूज़ कर लिया है। देखिए दोनों यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। एक बार एक क्वेश्चन भी आया था बोर्ड में जिसमें उसने ये क्वेरी लिखी हुई थी, थर्ड वाली जो लिखी है क्वेरी, ऐसी क्वेरी लिखी थी, और उसने क्वेश्चन पूछा था कि इस क्वेरी को इन के अंदर कन्वर्ट कीजिए। तो आपको ये क्वेरी लिखनी थी, सिटी इन आगरा मुंबई। तो आपको आना चाहिए, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। तो थर्ड और फोर्थ दोनों आंसर है, थर्ड और फोर्थ यानी कि बी। इसका आंसर क्या हो गया है? बी आंसर हो गया। तो थोड़ा देख के करिए, एक एक क्वेरी को देखिए, हो जाएगा। अगला है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड। कमांड क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी सारे रोज आएंगे। वेयर जेंडर इक्वल टू फीमेल, ठीक है, जेंडर इक्वल टू फीमेल। ऑर्डर बाय मार्क्स ऑर्डर बाय मार्क्स असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि इसने आगे कुछ नहीं लिखा है इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ, और फीमेल, ठीक है। तो क्या आउटपुट आएगा देखते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पर पहले टेबल ये रही है, इसमें सारी फीमेल्स आ जाएगी। फीमेल दो, ये रही 1 2 3 4, ये 4 आएगी, फीमेल आएगी। लेकिन मार्क्स से ऑर्डर करना है, सबसे छोटे मार्क्स वाला ऊपर आएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे कम मार्क्स कौन सी फीमेल के? देखिए पहली वाली, ये वाली 256 वाली, यानी पहले आएगा ये मैकी। उसके बाद किसके मार्क्स है देखिए ध्यान से थोड़ा सा, 324 वाली, यानी कि नेहा। फिर कौन आएगा? ये ऊपर ये 2 बच्ची है दोनों, इन दोनों में से किसके कम है? गीत के 3, और प्रीति। तो क्या आएगा? मैकी, नेहा, गीत, प्रीति। मैकी, नेहा, गीत और प्रीति। चलो देखते हैं। हाँ ये हमारा बैठ रहा है, मैकी, नेहा, गीत, प्रीति। इसमें थोड़ा सा उल्टा था, तो देखते हैं ये आंसर क्या सही है, बी वाला। ये सी तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उसने सेलेक्ट स्टार मारा है, यानी कि सारे रोज आएगी। यहाँ केवल 2 कॉलम दिखा रहा है। 4 भी गलत है क्योंकि ये 2 कॉलम दिखा रहा है, सारी रोज आएगी। सेलेक्ट स्टार मारा है ना, तो ये दोनों तो गलत हो ही जाते हैं। और हमारा आंसर बी बिल्कुल सही आ रहा था, ठीक है, ये बी हो गया। आगे चलते हैं। प्राची हैज गिवन फॉलोइंग कमांड, ऑब्टेन हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है, बट सी इज, हाँ प्राची ने एक को क्वेरी लिखी है, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ग्रुप बाय क्लास। उसको क्लास, किस क्लास में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, क्लास वाइज मैक्सिमम मार्क्स की ज़रूरत है। उसने एक क्वेरी लिखी लेकिन एरर आ रही है। तो आप बताइए भाई इसको क्या लिखना चाहिए था। उसको आउटपुट बेसिकली ऐसा चाहिए कि क्लास 11 में मैक्सिमम मार्क्स 324, क्लास 12 में मैक्सिमम मार्क्स 524, इस तरह की क्वेरी चाहिए। यानी मुझे क्लास वाइज ग्रुपिंग कर दी है, ग्रुप करना है। वैसे तो जैसे ग्रुप लिख रखा है, आपको हिंट दे दिया है, लेकिन इसने क्वेरी गलत लिख रखी है। तो इसको लिखने का सिंपल सा तरीका देखिए, मुझे क्लास चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट, ग्रुप बाय क्लास, क्लास से ग्रुपिंग करनी है हमें बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। अब ये पहला वाला क्यों, क्या क्या, क्या लिखा है इसने? सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, ये वेयर लगा दिया तो ये गलत हो गया भाई। वेयर के बाद कंडीशन आना चाहिए, वेयर के बाद ग्रुप बाय कैसे आ गया? सेकंड क्या है? सेकंड वाले में इसने ग्रुप बाय मार्क्स कर दिया है, ग्रुप बाय मार्क्स नहीं करना, मुझे ग्रुप बाय सिटी क्लास करना था। थर्ड वाला क्यों गलत है? क्योंकि उसने ग्रुप बाय क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, तो पूरी क्वेरी गलत कर दी। ये फ्रॉम तो यहाँ आना चाहिए, सेलेक्ट दिस फ्रॉम स्टूडेंट। तो इसका आंसर डी है। चलिए आगे चलते हैं। स्टेट द कमांड टू डिस्प्ले एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ ईच जेंडर हु आर इन क्लास 11। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 11th क्लास के अंदर, पहली बात तो 11th क्लास के बच्चों के अंदर जेंडर वाइज एवरेज मार्क्स कितने हैं, यानी कि जो 11th में जितने एम है, मेल हैं, उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, एवीजी ऑफ मार्क्स। 11th क्लास में जितनी फीमेल हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने हैं, ठीक है, ये निकालना है। तो यहाँ पर देखो पहले तो मुझे ग्रुप भी करना है, ग्रुप बाय जेंडर, नंबर 1 बात, जेंडर वाइज ग्रुप करना है। ग्रुप फंक्शन मेरा वीडियो देखिए, ग्रुप पे मैंने बना रखा है बहुत अच्छा वीडियो, आपको ग्रुप बाय समझ में आ जाएगा। माई स्कूल में ग्रुप बाय कैसे किया जाता है।
तो ग्रुप बाय के अंदर हमेशा एग्रीगेट फंक्शन ही यूज़ होता है, यानी कि एवरेज एक एग्रीगेट फंक्शन है, मैं एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, मैं ग्रुप बाय करूँगा जेंडर, लेकिन साथ में मुझे ये कंडीशन भी देखनी है कि मुझे केवल 11th के बच्चों के ही मार्क्स ग्रुपिंग करने हैं, 12th वालों को नहीं लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग अब देखते हैं कि पहली देखिए क्वेरी आप इसके अंदर, चलिए पहला वाला देखते हैं, सेलेक्ट जेंडर, क्या लिखा है इसने, सेलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क्स, ठीक है, मुझे भी यही चाहिए, मेल आना चाहिए, फीमेल आना चाहिए और एवरेज मार्क्स आने चाहिए दोनों के। तो कॉलम दोनों सही लिए, फ्रॉम स्टूडेंट बिल्कुल सही है, वेयर क्लास इक्वल टू 11, ठीक है, 11th क्लास के डाटा निकालेगा और फिर उनको ग्रुप बाय करेगा जेंडर से, तो क्वेरी नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्वेरी नंबर 2 देखिए, सेलेक्ट जेंडर एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ तक सही है, ग्रुप बाय जेंडर वेयर क्लास इक्वल टू 11, ये गलत है, वेयर कंडीशन हमेशा ग्रुप बाय से पहले आती है, ग्रुप बाय के बाद वेयर कंडीशन यूज नहीं होती, इसलिए सेकंड रॉन्ग है। थर्ड देखिए क्या बोलता है, सेलेक्ट जेंडर एवीजी मार्क्स ग्रुप बाय, ये फ्रॉम स्टूडेंट, ये टेबल का नाम इसने बाद में लिख दिया है, तो ये तो सिंटेक्स एरर ही हो गई, तो बिल्कुल ही गलत हो गई है, फ्रॉम स्टूडेंट तो पहले आना चाहिए था जैसे कि यहाँ आ रहा है, ठीक है। फोर्थ देखिए, सेलेक्ट जेंडर एवीजी मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर हैविंग, यहाँ तक बहुत सही है, ये ग्रुप बाय के साथ हैविंग यूज़ हो सकता है बिल्कुल, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है कि अगर मैं हैविंग यूज़ कर रहा हूँ, जो कंडीशन यूज़ कर रहा हूँ हैविंग के अंदर जिस कॉलम के ऊपर, जैसे क्लास के ऊपर, ये क्लास वाला फील्ड यहाँ सेलेक्ट में होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये एरर देगा, यानी ये भी गलत है। इस क्वेरी को अगर मुझे ठीक करनी होती तो मुझे क्या लिखना पड़ता, फोर्थ वाली क्वेरी को मैं करेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट जेंडर कॉमा एवीजी मार्क्स, ये लिखा हुआ सेलेक्ट जेंडर कॉमा एवीजी मार्क्स कॉमा क्लास, क्लास को भी आप सेलेक्ट में डाल दोगे तो ये क्वेरी वर्क करना शुरू कर देगी, बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगी, यानी कि हैविंग में जो कंडीशन में लिखता हूँ वो वाला कॉलम सेलेक्ट में प्रेजेंट होना कंपलसरी है, नहीं है तो वो एरर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा आंसर क्या है, सिर्फ फर्स्ट, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि सीबीएसई की आंसर की में एरर है, सीबीएसई वाला बोलता है कि सेकंड और फोर्थ सही होने चाहिए, जबकि सही कौन सा है, फर्स्ट है। सेकंड और फोर्थ क्यों सही नहीं है मैं आपको बता चुका हूँ, सेकंड वेयर यूज़ नहीं हो सकता और फोर्थ क्लास यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए दोनों गलत है। तो इसको समझिए, बहुत इजी है, सीबीएसई की आंसर की पर रिलाय मत करो, ये वाला आंसर उसमें रॉन्ग दिया हुआ था, इसका आंसर केवल फर्स्ट है, मैंने यहाँ पर देखिए ये रीज़न भी लिख रखा है, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, फर्स्ट करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है, सेकंड क्यों करेक्ट नहीं है और फोर्थ क्यों करेक्ट नहीं है, दोनों का मैंने रीज़न लिख दिया है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रितेश को हेल्प कीजिए, यंगेस्ट स्टूडेंट निकालना है, का डाटा निकालना है, यंगेस्ट स्टूडेंट का नाम निकालना है, यंगेस्ट मतलब सबसे छोटा स्टूडेंट, अब सबसे छोटा कैसे पता चलेगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ मिनिमम हो उसके बारे में पता चलेगा, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ मिनिमम हो, तो पहला क्वेरी देखिए, सेलेक्ट नेम, ठीक है, मिनिमम ऑफ डे डीओबी मिन फंक्शन फ्रॉम स्टूडेंट, बिल्कुल सही है, ये पहला वाला बिल्कुल सही है, सेकंड वाला क्यों सही नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम निकाल रहा है, थर्ड वाला तो पता नहीं ग्रुप बाय कर रहा है, फोर्थ वाला तो ये मैक्सिमम नाम का कोई फंक्शन नहीं, हमारा फंक्शन है मैक्स, तो आंसर इसका क्या है, ए। लेकिन वापस फिर से चलें, मज़ेदार बात, सीबीएसई वाला बोलता है आंसर बी सही है, अब बी सही क्यों नहीं है, बी वाला रॉन्ग क्यों, क्योंकि बी वाला क्या निकाल रहा है, बी वाला डेट ऑफ बर्थ का मिनिमम नहीं निकाल रहा, वो डेट ऑफ बर्थ का मैक्सिमम निकाल रहा है, यानी कि यंगेस्ट स्टूडेंट नहीं निकलेगा, मैक्सिमम लिखने से मुझे ओल्डेस्ट स्टूडेंट का डाटा मिलेगा, सबसे बड़ा स्टूडेंट का, जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा उसने हमें, यंगेस्ट स्टूडेंट का नाम पूछा है, इसलिए आंसर वो गलत है, इसका आंसर सही है ए वाला। तो वापस से आपकी सीबीएसई के आंसर की रॉन्ग थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आधे क्वेश्चन नहीं हुए अभी, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग, इस अभी थोड़ा सा, एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ को क्रिएट करने का कमांड लिखिए, ठीक है, ये वाली सीरीज़ है, ये इंडेक्सेस है और ये डेटा है, तो बहुत आसान है, देखिए इसने जो डेटा था वो डेटा पास कर दिया, इंडेक्स इक्वल टू पास कर दिया और ये सीरीज़ बन गई, pd डॉट सीरीज यूज़ करके।
तो इसको जूम करिए, देखिए आपको सीरीज अगर क्रिएट करने का आंसर आता तो ऐसा लिखना, आपको इंपोर्ट कमांड भी लिखना है और प्रॉपर ऐसा टू द पॉइंट 2 लाइन का आंसर लिखना है। इसको वीडियो को पॉज करके रेजोल्यूशन बढ़ा के इसको देखिए, ठीक है, सीरीज क्रिएट करने का हो गया। चलिए आगे चलते हैं। स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सिंगल रो फंक्शन एंड मल्टीपल रो फंक्शंस। मल्टीपल रो फंक्शंस हमने देखे थे भी, एग्रीगेट फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन क्या होता है, जो कि एक पर्टिकुलर हर रो पे काम करता है। सिंगल रो फंक्शन हर रो पे काम करता है, मल्टीपल रो फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल रोज पर काम करता है। पहली बात तो ये, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, देखिए सिंगल रो फंक्शन हर रो, मैंने अगर लिखा है, मान लो सपोज मैं लिखता हूँ अभी, मुझे एक क्वेरी चलानी है, मुझे स्टूडेंट का नाम है, टेबल है, उसमें नेम को मुझे अपर केस में चाहिए, ठीक है साहब, अपर केस में चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट यू केस ब्रैकेट में नेम फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, सारे स्टूडेंट्स के नाम आएंगे और अपर केस में आएंगे। अब देखिए यू केस एक सिंगल रो फंक्शन है। यू केस सिंगल रो फंक्शन क्यों है, क्योंकि वो हर नेम को अपर केस में कन्वर्ट करेगा। रोल नंबर 1 वाला नेम रोल नंबर 2 में जो नेम है उसको भी, उस पर भी वर्क करेगा और अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। रोल नंबर 3 में जो नेम है उस पर भी यू केस वर्क करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। इंडिविजुअल रो पर वर्क कर रहा है और हर इंडिविजुअल रो के लिए एक सिंगल आउटपुट मुझे दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल रो फंक्शन। लेकिन मल्टीपल रो फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल रोज पे वर्क करता है और आउटपुट सिंगल आउटपुट देता है। सिंगल आउटपुट देता है यानी मैंने लिखा सम ऑफ सैलरी, सम सैलरी का सम निकालो, तो ये सम नाम का फंक्शन एक मल्टीपल रो फंक्शन है। क्यों है, क्योंकि सम फंक्शन सारी रोज की सैलरी पर वर्क करेगा, जितनी सैलरियां हैं सब पे वर्क करेगा, उनका टोटल करेगा और आउटपुट मुझे क्या देगा, एक सिंगल एलिमेंट कि भाई इनका टोटल इतना है। तो मल्टीपल रो क्या करता है कि वर्क तो करता है मल्टीपल रो पे, लेकिन आउटपुट देता है एक सिंगल रो। तो इसको देखिए, पढ़िए, इजी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसी के साथ एक और में क्वेश्चन आया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय क्लॉज व्हेन यूज्ड अलोंग विद सेलेक्ट स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो आपको मालूम ही है ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय के अंदर, ऑर्डर बाय तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट करने के काम आता है बेस्ड ऑन पर्टिकुलर कॉलम। मैंने बोला ऑर्डर बाय सैलरी तो सैलरी से ऑर्डर हो जाएगा, मैंने बोला ऑर्डर बाय नेम तो नेम से ऑर्डर हो जाएगा। ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बनाता है जहां पर मैं एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर ग्रुप पे। जैसे मैंने लिखा ग्रुप बाय सिटी, तो सिटी वाइज ग्रुप बन जाएंगे और उन पे फिर एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसे कि एवीजी, मिन, मैक्स, सम। तो इसको पॉज कीजिए और इसको आप रीड कर लीजिए, आंसर ये ईजी है बहुत, ठीक है। अभी आ जाइए कि क्वेश्चन है, कंसिडर डेसिमल एक्स विथ वैल्यू, ठीक है। एक एक्स नाम का वेरिएबल है, उसमें वैल्यू ये वाली है अभी, ठीक है, डेसिमल वैल्यू। अब ये बोलता है कि पहला पार्ट इसको राउंड कीजिए होल नंबर में, क्वेरी लिखो, तो क्या लिखा, सिंपल सेलेक्ट राउंड, ये ऑटोमेटिकली राउंड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या, राउंड इट टू 2 प्लेसेस बिफोर, ये बिफोर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिफोर द डेसिमल, 2 प्लेसेस बिफोर है, इसलिए इसने यहाँ देखो -2 लिखा है। अगर ये आफ्टर होता तो सिंपल 2 लिखता, -2 लिखा है। तो मेरा माई एसक्यूएल फंक्शंस का वीडियो पड़ा है, उसे देखिए, उसके अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस के अंदर आपको राउंड मिल जाएगा, सारे फंक्शन मिल जाएंगे। 12th में मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, एक सीरीज है एस अमाउंट नाम की सीरीज है, ठीक है, ये एस अमाउंट नाम की सीरीज है। ये टेबल की प्राइस कितनी है, चेयर की प्राइस कितनी है, सोफा की, स्टूल की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक कमांड लिखिए जो कि डिस्प्ले करे उस फर्नीचर का नाम जिसका कि रेंट यानी कि प्राइस 250 से ज़्यादा हो। तो वही चीज़ आ गई, हम लोगों ने अभी ऊपर एक क्वेश्चन देखा था डेटा फ्रेम के अंदर भी कि किस तरीके से वैल्यू को सॉर्ट की जाती है। तो देखो ये डेटा फ्रेम में भी ऐसे ही करते थे हम, सेम हम सीरीज़ का नाम लिखो और ब्रैकेट में कंडीशन लिख दो, सीधा सा ये कंडीशन लिख दिया। देखो पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में तो हमने रो कॉलम का नाम भी लिखा था, हमने लिखा था DF
कॉलम के अंदर रोल नंबर। यहाँ तो ये सीरीज़ है इसलिए डायरेक्ट सीरीज़ का नाम आप लिख सकते हो, तो मेरा सीरीज़ वाला वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा। अब लिखा है राइट ए कमांड टू, सीरीज़ का नाम चेंज करना है मुझे, इस सीरीज़ का नाम चेंज करना है, तो मुझे एट्रीब्यूट चेंज करना है। इसका मतलब तो देखिए सीरीज़ एस अमाउंट डॉट नेम, नेम के आगे ब्रैकेट नहीं लगाया है, डॉट नेम इक्वल टू फर्नीचर। अब इस सीरीज का नाम हो गया है फर्नीचर हो चुका है। पहले इसका नाम क्या था, S_AMT, अब ये फर्नीचर नाम हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, बहुत इजी है, चलिए बताता हूँ। ये बोल रहा है कि अंजलि ने एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉय, उस टेबल में फील्ड का नाम है, उसमें 4 फील्ड है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट और कमीशन, 4 फील्ड है। ठीक है, उसने पहली क्वेरी चलाई सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इसका आउटपुट आया 4। सेकेंड क्वेरी इसने चलाई सेलेक्ट काउंट कमीशन फ्रॉम एम्प्लॉय, इसका आउटपुट आया 3। तो ये बोल रहा है ऐसा क्यों हुआ है कि काउंट स्टार चला रहा है तो 4 आ रहा है, काउंट कमीशन चला रहा है तो 3 आ रहा है। तो इजी है, आपको पता है काउंट क्या करता है, नॉन नल वैल्यूज़ को काउंट करता है, नॉन नल वैल्यूज़ को। लेकिन काउंट स्टार अगर आपने लगा दिया, स्टार तो सिंपली टेबल में कितनी रोज है एज डिस आपको निकाल के दे देगा। मेरी टेबल में 4 रो थी, आउटपुट 4 आ गया। लेकिन अगर मैंने एक पर्टिकुलर एक कॉलम में काउंट लगा रहा हूँ, यानी मैं काउंट कमीशन कर रहा हूँ, कमीशन नाम का कॉलम है वहाँ काउंट कर रहा हूँ, तो वहाँ पर सिर्फ वो नॉन नल वैल्यूज़ को ही काउंट करेगा। तो यहाँ पर आउटपुट 3 आ रहा है, इसका मतलब कोई एक वैल्यू नल है। टोटल तो 4 वैल्यूज़ होगी, 4 में से एक नल थी, तो आउटपुट 3 आ गया। तो बस यही है, जिसको पॉज कीजिए, इस पर जस्टिफिकेशन ये लिखा हुआ है, इसने पूछा है, तो इसको आंसर को आप लोग रीड कर सकते हैं, इसका वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा के। चलिए आगे चलते हैं। एसक्यूएल कमांड्स लिखिए। ठीक है, क्या कमांड लिखना है, एक एसक्यूएल स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में क्या लिखा हुआ है, प्री ऑक्यूपाइड। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, आउटपुट ऐसा आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए ऑक्यूपाइड नाम का। ठीक है, ऐसा कमांड लिखो कि आउटपुट ऑक्यूपाइड आ जाए। ठीक है, क्या कमांड लिखूं, तो आपको पता ही है, सब स्ट्रिंग, सब एसटीआर, ये दोनों फंक्शन एक ही बात होती है। ये क्या लिखा है, 4 लिखा है, यानी कि 4 से स्टार्ट करो, पूरी स्ट्रिंग ले आओ। तो कहाँ 1 2 3 4, यानी 4 यानी ओ से स्टार्ट किया, देखो ऑक्यूपाइड, यही चाहिए था इसको, 4 से शुरू करके पूरी ले आया। तो सब एसटीआर लिखो चाहे सब स्ट्रिंग लिखो, एक ही बात है। और सब स्ट्रिंग का इसको हम लोग MID मिड भी बोलते हैं। ये तीनों फंक्शन एक ही काम करते हैं। मेरा वीडियो देखिए आप MySQL फंक्शन वाला, आपको समझ में आ जाएगा, तीनों एक ही काम करते हैं, इसलिए देखो एक जैसा लिखा हुआ है। दूसरा तरीका मैं ये भी यूज़ कर सकता था कि मुझे राइट से 8 कैरेक्टर चाहिए, राइट से यानी कि इधर से पीछे से 8 ये देखिए ये सारे कैरेक्टर आ गए, ये मेरा ऑक्यूपाइड हो गया। तो इन चारों में से आप जो भी लिखोगे नंबर मिल जाएगा। आपको ये सारा इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है, आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, इनमें से कोई भी एक लिखोगे आपको आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए सब क्या करते हैं, इसलिए मैंने चारों ऑप्शंस लिख दिए। ठीक है, आगे चलिए। अभी वापस से वही क्वेश्चन है कि प्री ऑक्यूपाइड एक एसक्यूएल स्ट्रिंग है और मुझे इसमें से निकालना है कप, CUP कप का ये कप निकालना है। तो फंक्शन वो यूज़ होगा सब एसटीआर। इस बार बोल रहा है आप 6 से शुरू करके 3 कैरेक्टर लेके आओ। ठीक है, 6 से शुरू करके 3, 6 मतलब 6, तो 1 2 3 4 5 6, 6 यानी इस C से शुरू करो, फिर 3 कैरेक्टर लाओ, 1 2 3 यानी ये दो कप लेके आओ। 6 से शुरू करके 3 कैरेक्टर लाओ, तो बहुत आसान है। ये आ गया वापस अपना सब एसटीआर प्री ऑक्यूपाइड, 6 से 3 ले आओ। अगर मैं सेकंड पैरामीटर स्किप कर देता हूँ तो आउटपुट क्या आता, वो शुरू तो 6 से करता और पीछे के सारे लेके आ जाता, यानी कप CUPIED ये आउटपुट आता फिर। लेकिन मैंने 3 लिख दिया तो 3 कैरेक्टर ही लाएगा वो। ठीक है, सेम वापस वही चीज़ आ गई, सब एसटीआर की जगह पर आप सब स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो और मिड भी यूज़ कर सकते हो, बाकी सब सेम है, इनमें से कोई भी एक लिखो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, वापस से वही स्ट्रिंग है प्री ऑक्यूपाइड। अब बताइए, अब ये बोल रहा है कि इसमें CUP कप किस पोजीशन पर है, ये पता लगाइए किस पोजीशन पे है। पोजीशन मैंने बताया था अभी, हम देखते हैं, देखिए एक बार तो किस पोजीशन पे है कप,
1 2 3 4 5 6, ये 6 से शुरू हो रहा है, यानी कि कप की पोजीशन इस स्ट्रिंग में क्या है, 6 है। तो पोजीशन कैसे निकाली जाती है माई एसक्यूएल के अंदर, इन एस टी आर से। इन एस टी आर प्री ऑक्यूपाइड में कप की पोजीशन निकालो, इसका आउटपुट आएगा 6 आ जाएगा। तो इन एस टी आर यूज़ करना था। सेकंड क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है इसके, इसमें 2 क्वेश्चन इसने पूछे हैं। सेकंड क्या क्वेश्चन पूछा है कि प्री ऑक्यूपाइड स्ट्रिंग में से फर्स्ट 4 लेटर निकालो। फर्स्ट 4 यानी कि ये इधर से लेफ्ट से 4 कैरेक्टर निकालो। तो ये आंसर हो गया, सेलेक्ट लेफ्ट से 4 कैरेक्टर निकल गए। ये सभी फंक्शंस, फिर से बोल रहा हूँ, माई एसक्यूएल का मेरा फंक्शंस का वीडियो जरूर देखो, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा ये, ठीक है। ये एक डेटा फ्रेम है क्लास नाम की। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें क्या क्या है, रोल नंबर है, ये ST1 ST4 तक ये तो है रो का इंडेक्स है। कॉलम नंबर पहला रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, CGPA, स्ट्रीम, ठीक है। और ये इंडेक्स रो के, ठीक है। ये एक डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो क्या है, राइट अ कमांड टू ऐड, एक नया कॉलम ऐड करना। देखिए वापस से वही चीज़ आ गई, हम लोग नया कॉलम ऐड कर चुके हैं। ये रहा नया कॉलम, ऐड करने का तरीका, डाटा डाल दो, बहुत इजी है नया कॉलम ऐड करना डेटा फ्रेम के अंदर। सिंपल, डेटा फ्रेम का नाम लिखो, नए कॉलम का नाम लिखो और वैल्यूज़ एक लिस्ट में पास कर दो। वैल्यूज़ में ध्यान रखिए कितनी वैल्यू पास की मैंने, 1 2 3 4, 4 वैल्यू पास की। 4 क्यों पास की है, क्योंकि यहाँ 4 2 3 4 वैल्यू की जरूरत है, 1 2 3 4। अगर मैं 3 वैल्यू पास करूंगा या 5 वैल्यू पास करूंगा तो एरर आएगी। तो जितनी रोज है उतना ही वैल्यू पास करिए, ठीक है। इसमें नया कॉलम ऐड हो चुका है, बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं, अभी बोलता है राइट कमांड टू ऐड न्यू रो। अब बोलता है नई रो भी ऐड करनी है, नई रो। तो इसमें मेरा डेटा फ्रेम का मैंने वीडियो बना रखा है, डेटा फ्रेम के अंदर कैसे रोज और कॉलम्स को एडिट करते हैं, नया रो ऐड करना, नया कॉलम ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना, सारा मैंने सिखा रखा। उस वीडियो को देखिए, सब समझ में आ जाएगा। अभी तो नई रो ऐड करनी है, नया रो ऐड करना, तो सिंपल डेटा फ्रेम का नाम .loc और ST5 नई रो का इंडेक्स है ये। ST5 लिखने के बाद देखो मैंने क्या लगाया, कॉमा लगा के कॉलन लगाया है और बाद में वैल्यूज एक लिस्ट में पास कर दी। तो ST5 नाम की नई रो ऐड हो जाएगी डेटा फ्रेम के अंदर। ये देखिए ST1 ST2 ST3 ST4 और अभी मैंने ऐड कर दी ST5। तो ये भी नया रो भी ऐड करना बहुत ईजी है। नई रो ऐड करना आ गया है, नया कॉलम ऐड करना आ गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये कंप्यूटर नेटवर्क में ये टर्मिनोलॉजी, इनके फुल फॉर्म लिखिए, ये बहुत इजी है। मैं आपको बोला था फुल फॉर्म पढ़ने हैं, बुक्स के पीछे जो ग्लॉसरी होती है, लेटेस्ट रिवाइज होता है, वो जरूर पढ़ना है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये 4G के अंदर यूज़ होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब लोग व्हाट्सएप से कॉल लगाते हैं उसमें VoIP यूज़ होता है, इसलिए हमारा डेटा उसमें खर्च होता है। हमारा फ़ोन का चार्ज नहीं आता है, डेटा का चार्ज आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है लिस्ट टू हेल्थ हैजार्ड रिलेटेड टू एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है साहब। इजी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई। टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करने पर हेल्थ पे क्या प्रॉब्लम आती है बताइए। तो आजकल हम लोग स्मार्टफोन, कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप बहुत यूज़ करते हैं। तो हेल्थ हैजार्ड क्या आ सकता है, इम्पैक्ट्स ऑन बोन्स एंड जॉइंट्स। आपकी हड्डियाँ और आपके जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर दर्द होता है। क्यों होता है, क्योंकि कई बार आप बैठे रहते हो, कई बार आड़े बैठते हो, टेढ़े बैठते हो, रॉन्ग पोस्चर में बैठने से। इम्पैक्ट ऑन हियरिंग, कानों की सुनने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, क्योंकि हेडफोन दिन भर लगा रहता है तो कम सुनाई देने लगता है बाद में। इम्पैक्ट ऑन आईज, आंखों पे तो प्रभाव पड़ता ही है। चलो, स्लीप प्रॉब्लम, आपको नींद की प्रॉब्लम भी आ जाती है। क्यों आती है, क्योंकि जो कंप्यूटर से जो ब्राइट लाइट निकलती है, मोबाइल से जो लाइट निकलती है आंखों के ऊपर, वो एक हार्मोन होता है शरीर के अंदर, उस हार्मोन को इफेक्ट करती है। और वो हार्मोन यूज क्या आता है, जो हमें नींद आने में मदद करता है शरीर को। तो आप इनमें से कोई से भी 2 पॉइंट लिखिए, इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अभी एक को वापस क्वेश्चन आया, प्रियंका ने अपना इंटरनेट को यूज़ करके एक हवाई जहाज़ का टिकट बुक कराया। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि वेब एक्टिविटीज़ का ट्रायल छोड़ना। उसने क्या किया वेबसाइट पे, तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं और इससे के क्या रिस्क है।
तो पहली बात तो इस एक्टिविटी को कहा जाता है डिजिटल फुटप्रिंट। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, डिजिटल फुटप्रिंट आपके जैसे पाँव के निशान होते हैं, उसी तरीके से इंटरनेट पे भी आपके पाँव के निशान बनते हैं। आपने क्या किया, आपने एक टिकट करवाया, फिर आपने गूगल पे सर्च मारा, फिर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर ये किया वो किया, तो आपका फुटप्रिंट बनता जा रहा है। ये सभी डिजिटल फुटप्रिंट कहलाते हैं। तो लेकिन इसमें रिस्क क्या है, इसके अंदर रिस्क ये आती है अच्छा, इस फुटप्रिंट के अंदर खाली इतना ही नहीं होता है कि आपने क्या क्या किया, आपने कहाँ से किया ये भी पता चल जाता है। कहाँ से किया कैसे पता चलता है उसको, कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से। आपने कहाँ से किया, आपकी लोकेशन पता चल जाती है उसको, कि कल आप इंदौर थे, इंदौर से आपने ट्वीट किया था, फिर आप उदयपुर चले गए, उदयपुर से आपने अपना ईमेल एक्सेस किया था, जोधपुर चले गए, जोधपुर में आपने अपना बैंक एक्सेस किया था। तो ये सारे डाटा जो आपका डिजिटल फुटप्रिंट है, इस डिजिटल फुटप्रिंट को मिस यूज़ किया जा सकता है एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए आपको, या और भी साइबर क्राइम तक भी जा सकता है, मिसयूज हो सकता है आपके डिजिटल फुटप्रिंट का। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट एक्स और वाई। एक्स है एक, एक्स नाम की है लिस्ट और वाई नाम की है सीरीज, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्लासिक एग्जांपल है। ये तो है वैल्यूज सेम वैल्यू, यानी कि x में बोलूँ जो कि लिस्ट है और y बोलूँ जो कि सीरीज है। अब ये बोलता है इनका आउटपुट क्या आएगा, x इंटू टू का आउटपुट क्या आएगा और y इंटू टू का आउटपुट क्या आएगा। x इंटू टू यानी कि एक लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना। लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, लिस्ट डुप्लीकेट हो जाएगी, वो लिस्ट 2 बार लिखी जाएगी। 20 40 90 110 ये लिस्ट थी, तो देखो 20 40 90 110 ये एक बार और ये 2 बार इसने लिख दी, सिंपल। तो ये तो लिस्ट हो गई है। लेकिन y क्या है, सीरीज है, तो y इंटू टू कर रहा हूँ, y इंटू टू कर रहा हूँ, यानी कि मैं सीरीज में 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो सीरीज वेक्टराइज ऑपरेशन सपोर्ट करती है, इसलिए वो 2 क्या होगा, हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 का तो हो गया 40, 40 का हो गया 80, इसी तरीके से 90 का 180, ये देखिए 2 सब में मल्टीप्लाई हो गया और लिस्ट में रिपीट हो गया था। तो ध्यान रखिएगा कि लिस्ट में कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करने पर रिपीट हो जाएगी वैल्यूज, लेकिन नंपाई एरे के अंदर, सीरीज के अंदर, डेटा फ्रेम के अंदर मल्टीप्लाई करने पर वेक्टराइज ऑपरेशन परफॉर्म होगा और पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये फर्क है दोनों में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है, और इसके भी आप इसको भी एक एग्जांपल से समझाइए। ठीक है, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब आपकी पहचान चुरा लेना। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तो आपको समझाया था, किसी की पहचान को चुराना ताकि आप कुछ इनअप्रोप्रिएट काम कर सको। पहचान चुराना का देखो एग्जाम्पल पहले देखें तो आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। हमने एग्जाम्पल भी लिखा है कि राम नाम का लड़का है, वो अपने कंप्यूटर पे काम करता है, लेट नाइट तक काम करता है, उसमें इंटरनेट यूज़ करता है और अपने फ्रेंड्स को ईमेल करता है, ऑफिशियल मेल भी करता है। एक दिन वो अपने ईमेल अकाउंट से लॉग आउट करना भूल गया। सुबह उसका वो जब सो रहा था सुबह, तो उसका छोटा भाई श्याम उसके कंप्यूटर बैठा, उसने कंप्यूटर चालू किया, देखा कि राम का ईमेल अकाउंट ओपन है, ईमेल में पासवर्ड डाला हुआ है, मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं। तो उसने उसके ईमेल से क्या किया कि उसके दोस्तों को बहुत सारे फर्जी मैसेजेस भेज दिए, उसकी कंपनी के बॉस को मैसेज भेज दिए। तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। अब जिसको मैसेज भेजे उसे क्या पता कि ये मैसेज श्याम ने भेजे, उनको क्या लगेगा ये सारे मैसेज तो हमें राम ने ही भेजे हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट होता है और ये इसकी प्रॉब्लम भी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेट एटिकेट्स। एटिकेट्स हमें पता ही है, सामान्य व्यवहार, और इंटरनेट के एटिकेट्स के प्रॉपर मैनर्स जो कि आपको ऑनलाइन फॉलो करने चाहिए। पहला एटिकेट क्या होता है, कभी भी कॉपीराइट वायलेशन मत करो, यानी कि किसी का डाटा चुराओ मत, किसी का आर्टिकल मत चुराओ, किसी का सॉफ्टवेयर मत चुराओ, किसी का गाना मत चुराओ। अगर आप किसी का आर्टिकल वगैरह यूज़ कर भी रहे हो तो नीचे उसका उसका नाम लिखो कि ये आर्टिकल इसका है, मेरा नहीं है, उसको क्रेडिट दो।
सेम इसी तरीके से आप कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप लिखिए कि ये सॉफ्टवेयर आपने कहाँ से लिया, किसने बनाया था। हम तो केवल यूज़ कर रहे थे, एटिकेट है। आप नहीं भी करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करना चाहिए। दूसरा एटिकेट क्या होता है? साइबर बुलिंग। किसी को नेट पे इंसल्ट मत करो, किसी को गंदे कमेंट्स मत लिखो, रूमर्स अफवाहें मत फैलाओ, ये भी एटिकेट है, ठीक है ना। किसी पे पर्सनल अटैक मत करो। तो ये पढ़ो आराम से, अच्छा है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ, राइट ए कोड टू प्लॉट है। ठीक है, इसका कोड लिखिए। देखिए एक्स एक्सिस में कहाँ चल रहा है? 2 से 7 तक चल रहा है, पहले तो याद रखिएगा 2 से 7 तक है। और वाई एक्सिस में क्या चल रहा है? 1 to 6। और ये किस तरह का ग्राफ लग रहा है मुझे? लाइन चार्ट लग रहा है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा कमांड देखिए, सबसे पहले तो हमेशा इंपोर्ट वाली लाइन लिख दो। लाइनों के भी मार्क्स मिलेंगे, कुछ तो लिखना है, छोड़ के नहीं आना है आंसर। इंपोर्ट लिख दिया। प्लॉट देखो हमने plt डॉट प्लॉट, ये 2 to 7, 1 to 6, और ये plt डॉट शो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इसका अल्टरनेट आंसर और क्या हो सकता है? हमने यहाँ पर 2 to 7 और 1 to 6 लिखा था, इस बार हमने पूरा 1 से 6 पूरी गिद्दी लिख के पास कर दी इसी प्लॉट नाम के फंक्शन में। देखो ए और बी पास किया है, यहाँ पर भी मैंने 2 पैरामीटर पास किए, डायरेक्ट पास कर दिया, या वेरिएबल लेब के पास किया। तो दोनों आंसर सही है, दोनों में से कुछ भी लिखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। एक ग्राफ ये वाला बनाइए, ठीक है। देखने में क्या पता चल रहा है कि नीचे क्या लिखा हुआ? क्लास लिखा हुआ है, ठीक है। क्लास वाइज मार्क्स है शायद, ठीक है। तो देखिए इसके कितने? 40 है, इसके लगभग कोई 44 45 लग रहे हैं, इसके 40 से कम है, लगभग 35 लग रहे हैं, 35 44 लगभग 40, और ये भी 44। ये और ये दोनों इक्वल लग रहे हैं, ठीक है। हमें एग्जैक्ट नंबर की कोई आवश्यकता नहीं है, ये बार है, लेकिन बार चार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सेम वही इंपोर्ट किया पहले तो मैट प्लॉट, फिर एक क्लासेस नाम की एक बना दी लिस्ट, स्टूडेंट नाम की लिस्ट बना दी वही, और ये plt डॉट बार क्लास यूज़ कर लिया, यानी कि एक्स एक्सेस की वैल्यू दे दी और ये वाई एक्सेस की वैल्यू दे दी है। वाई एक्सेस की वैल्यू देखो मैंने अंदाज से निकाली थी, वही वैल्यूज़ है। आप यहाँ वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इजी है ये क्वेश्चन भी, बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अभी है ए रिलेशन व्हीकल्स इज गिवन बिलो, ठीक है। एक व्हीकल नाम का एक हमें एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन का क्या मतलब होता है? रिलेशन का मतलब होता है टेबल, यानी ये माई एसक्यूएल का क्वेश्चन है। व्हीकल का नंबर है, टाइप है, कंपनी है, प्राइस है और क्वांटिटी है, ठीक है। अब हमें क्या क्वेश्चन है? राइट एसक्यूएल कमांड टू डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20। बहुत इजी का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए ये बोल रहा है कि मुझे एवरेज प्राइस निकालनी है, आउटपुट ऐसा चाहिए मुझे। टाइप लिखा हुआ है, यानी कि वैगन, जीप, एसयूवी, किस प्रकार का व्हीकल है, प्लस उसकी एवरेज प्राइस क्या है। सॉरी, प्राइस यहाँ से लेगा, एवरेज प्राइस क्या है। ये मुझे 2 चीज़ें चाहिए मुझे। अब एवरेज प्राइस जैसे कि देखो ये एक मिनी वैन है, ये भी एक मिनी वैन है, इन दोनों की एवरेज प्राइस निकल जाएगी। तो ये ग्रुप बाय मुझे टाइप करना है। पहली बात तो ग्रुप बाय वाला वीडियो जरूर देखो। ग्रुप बाय के 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप बाय वाला वीडियो। 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, मुझे ग्रुप बाय टाइप करना है और एवरेज प्राइस निकालनी है। अभी तक तो ये समझ में आया, ग्रुप बाय प्राइस एवरेज, ग्रुप बाय टाइप एवरेज ऑफ प्राइस। तो सिंपल हो गया, सेलेक्ट टाइप कॉमा प्राइस कॉमा एवीजी प्राइस। एवीजी प्राइस क्या लिखा? सेलेक्ट टाइप कॉमा एवीजी प्राइस फ्रॉम टेबल ग्रुप बाय टाइप। टाइप से मुझे ग्रुप बाय करना है, लेकिन इसने और भी बोला है कुछ तो भी, हैविंग क्वांटिटी मोर देन 20, ठीक है साहब। तो ठीक है, जिनकी क्वांटिटी 20 से ज़्यादा हो उन्हीं का डाटा डाला है। तो इसने हैविंग में, देखिए अपने जो क्वेरी लिखी थी अभी हमने यहाँ तक हमने लिख ली थी, इसने एक हैविंग कंडीशन और आगे जोड़ दी। तो इसको अभी मैं आपको इतने से 2 क्वेश्चन में ग्रुप बाय नहीं समझा पाऊंगा। ग्रुप बाय समझने के लिए आपको मेरा ग्रुप बाय वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। काउंट टाइप ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी। हर कंपनी कितने प्रकार के वाहन, कितने वाहन बनाती है, निकालो। तो बेसिकली आउटपुट इसको क्या चाहिए? कंपनी का नाम और टोटल नंबर ऑफ व्हीकल
जो ये बनाती है कि कंपनी मारुति 4 तरह की कारें बनाती है, टाटा 3 तरह की कारें बनाती है, यानी टोटल निकालना है। तो ये क्वेश्चन देख के मुझे समझ में आ रहा है, मुझे ग्रुप बाय कंपनी करना है और काउंट चलाना है। ग्रुप बाय कंपनी करना है और काउंट चलाना है। तो देखिए, ये देखिए, सेलेक्ट काउंट, कंपनी का नाम, काउंट, डिस्टिंक्ट टाइप। डिस्टिंक्ट इसने सही लिखा है ताकि एक टाइप एक ही बार आए, फ्रॉम व्हीकल, ग्रुप बाय कंपनी। तो इसमें भी इसने ग्रुप बाय यूज़ किया है। अगला क्या क्वेश्चन है, डिस्प्ले, थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले टोटल प्राइस ऑफ ऑल टाइप ऑफ व्हीकल। तो यहाँ भी आउटपुट चाहिए टाइप और टोटल प्राइस, यानी कि सम ऑफ प्राइस। तो यहाँ पर भी पता चल रहा है हमें ग्रुप बाय टाइप करना है, एग्रीगेट फंक्शन कौन सा यूज़ करना है, सम। तो ठीक है, इसने क्या किया है, ग्रुप बाय टाइप, सम फ्रॉम व्हीकल, ग्रुप बाय टाइप। लेकिन इसने सम किसका निकाला है, प्राइस इनटू क्वांटिटी का। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है ये वाला, मैं बेसिकली कहूँगा। तो आप पहले ग्रुप बाय वाला देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा, उस बाकी समझ में नहीं आएगा ये वाला। चलिए अगला देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन पांडा टू क्रिएट। ये डेटा फ्रेम बनाने का क्वेश्चन लिखिए, ये बोल रहा है, ये डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम को क्रिएट करने का कमांड लिखिए। तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने में आपको कई बार बता चुका हूँ, सिंपल कॉलम के नाम उठाओ, पहले तो कॉलम का नाम लिखो BNO, और इसकी जो वैल्यूज़ है वो एक लिस्ट में पास कर दो। तो मैं इसको थोड़ा पॉज करूँगा, ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा इजीली। कमांड सिंपल, अपन ने D1 नाम की डिक्शनरी बनाई, पहला कॉलम उसकी वैल्यू, सेकंड कॉलम उसकी वैल्यू, तीसरा कॉलम उसकी वैल्यू, चौथा कॉलम उसकी वैल्यू, बस डिक्शनरी हो गई। उसके बाद PD डॉट डेटा फ्रेम के अंदर ये वाली डिक्शनरी का नाम पास कर दो, ये आपकी डिक्शनरी बन गई। ईजीएस्ट वे टू क्रिएट अ डिक्शनरी, सबसे इजी वे है। तो ये वाली डिक्शनरी का कोड और ये आपकी डिक्शनरी, दोनों वीडियो को पॉज कीजिए, पहले तो ये डिक्शनरी बना लो कॉपी के अंदर, और उसके बाद इस डिक्शनरी को लिखने का कोड लिख दो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक 2 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अगला बोलता है कि परफॉर्म, जो हम अभी हमने डेटा फ्रेम बनाई उस पर काम कीजिए। क्या काम कीजिए कि बैट्समैन के स्कोर का सम निकालिए। देखते एक बार हम डेटा फ्रेम को समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, ये एक कोई क्रिकेटर है, बैट्समैन है, उसका नंबर है, उस बैट्समैन का नाम है। इस बैट्समैन ने पहले मैच में कितने रन बनाए और दूसरे मैच में कितने रन बनाए। अब जैसे सुनील पाटिल ने पहले मैच में 90 रन बनाए थे, सेकंड मैच में 80 रन बनाए। ठीक है साहब, अब ये क्या चाहता है, ये चाह रहा है कि हर बैट्समैन ने कितने मार्क्स बनाए उनका मुझे टोटल चाहिए। ठीक है साहब, टोटल चाहिए। तो बेसिकली मुझे क्या चाहिए, और उसका कॉलम बनाना है टोटल नाम का, यानी यार टोटल नाम का कॉलम ऐड हो जाए और इस टोटल में क्या आ जाए, 90 + 80 170। इसी तरीके से 65 + 45 का टोटल यहाँ आ जाए, ऐसा एक कॉलम बनाना और ये ऐड करना। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है। तो हम जानते हैं कि ये वेक्टराइज ऑपरेशन डेटा फ्रेम सपोर्ट करता है, इसलिए सिंपल हमने DF का नाम, टोटल, नया कॉलम बनाया और नए कॉलम के अंदर दोनों को ऐड कर दिया, स्कोर 1 स्कोर 2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और टोटल नाम का नया कॉलम ऐड भी हो जाएगा। एक लाइन का आंसर है, ईजी है। परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन डेटा फ्रेम, डिस्प्ले द हाइएस्ट स्कोर इन बोथ स्कोर 1 एंड स्कोर 2। ठीक है साहब, अब बता रहा है कि मुझे तो हाईएस्ट स्कोर बताओ, स्कोर 1 में भी और स्कोर 2 में भी। ठीक है, यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर कितना है, यहाँ 90 है, या हाईएस्ट स्कोर कितना है, यहाँ पर भी 90 है। तो अगर मुझे स्कोर 1 का हाईएस्ट निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा, DF ब्रैकेट में लिखूँगा स्कोर 1 डॉट मैक्स। अब ये मैक्स फंक्शन क्या करेगा, स्कोर 1 का मैक्स निकालेगा। स्कोर 2 का मैक्स निकालना तो इसी तरीके से लिखेंगे। देखो इसने क्या लिखा आंसर में, ये देखिए, ये देखिए, मैं करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ। क्या प्रिंट कराया मैंने, मैक्स ऑफ स्कोर 1 और मैक्स ऑफ स्कोर 2। ठीक है, आप एक मैथ्स वाला मैथमेटिक्स वाला मैक्स फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मैक्स लिख दो और ब्रैकेट के अंदर आप लिख दो आपको किसका मैक्स निकालना है, कौन से कॉलम का मैक्स निकालना है। डायरेक्ट मैक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन, डिस्प्ले द डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम को डिस्प्ले करो। तो सिंपल प्रिंट DF। चलिए आगे चलते हैं।
राइट एसक्यूएल कमांड विच विल परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन, ठीक है। एसक्यूएल कमांड लिखिए जो करंट डेट में से मंथ निकाले, मंथ डिस्प्ले द नेम ऑफ द मंथ, करंट डेट में से कौन सा महीना चल रहा है वो निकाले। तो सिंपल फंक्शन का नाम क्या हो गया है, मंथ नेम। मंथ नेम, मंथ नेम भी डेट ऑफ ना हो, इससे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। बेसिक फंक्शन का नाम है मंथ नेम, मुझे मंथ नेम निकालना है। मंथ नेम निकालना है किस में से, मैं कर डेट भी लिख सकता था, कर डेट में से आप मंथ डेट निकाल दो, ये आंसर हो गया आपका। कर डेट में से मंथ नेम निकाल लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। टू रिमूव स्पेसेस, ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई इस स्ट्रिंग में से स्पेसेस हटा दो, तो अपना माइस्क्वेल का फंक्शन होता है ट्रिम नाम का, जो आगे पीछे से दोनों तरफ से स्पेसेस हटा देता है, ट्रिम। टू डिस्प्ले नेम ऑफ द डे, ठीक है, डे, ये फ्राइडे सैटरडे, डेट ऑफ बर्थ में से डे का नाम चाहिए, तो फंक्शन होता है डे नेम। और फिर आप इसमें सिंपल ये डेट लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो डे नेम और डी ओ भी लिख दो, तो कॉलम का नाम जो भी है वहाँ से डे नेम निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको मेरा माइस्क्वेल का फंक्शंस का वीडियो देखना पड़ेगा पहले तो। टू डिस्प्ले स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ योर फर्स्ट नेम फ्रॉम योर होल नेम, ठीक है, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। अब मेरा तो ये तो मेरा फुल नेम है, इस फुल नेम में मेरा ये फर्स्ट नेम है, ये सेकंड नेम है, तो बोल रहा है जो फर्स्ट नेम की स्टार्टिंग पोजीशन बताओ आपके फुल नेम में से। तो हमने भी देखा था INSTR मुझे नेम में से फर्स्ट नेम की पोजीशन बताएगा, INSTR फंक्शन। तो INSTR फंक्शन यूज़ कर लिया इसने। अगला क्वेश्चन है टू कंप्यूट रिमाइंडर, निकालना है N1 और N2 के बीच का रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए हमें यानी कि मॉड निकालना था, मॉड ऑफ N1, N2 आंसर हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक टेबल है सेल्समैन नाम की, इसके अंदर क्या क्या है देखिए। सेल्समैन का नंबर है, नाम है, उसकी सैलरी है, बोनस है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब ज्वाइन किया, ठीक है। अब पहला बोल रहा है कि डिस्प्ले सेल्समैन नेम एंड बोनस आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 0 डेसिबल। सेल्समैन का नाम निकालो, ठीक है, उसका बोनस निकालो, लेकिन बोनस को 0 डेसिमल तक राउंड करने के बाद निकालो, इसलिए इसने पहले राउंड किया और फ्रॉम सेल्समैन। तो इजी है ये भी, कोई क्वेरी हार्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन यही वाली टेबल, सेम टेबल, डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ स्ट्रिंग TA इन सेल्समैन नेम। अच्छा, सेल्समैन नेम के अंदर TA, ये मेहता में देखिए TA है, और भी इसका किसी के अंदर TA होगा, तो कहाँ कहाँ TA आया है उसकी पोजीशन निकालनी है। तो सिंपल सेलेक्ट INSTR S नेम, जो कि कॉलम का नाम है, TA फ्रॉम सेल्स में। तो ये क्या करेगा कि आउटपुट के अंदर मुझे सिंपल पोजीशन बता जाएगा कि भाई पहले नाम में TA दूसरे जगह पे आया, तीसरे में आया ही नहीं है 0 पे, चौथे में 5वें जगह पे आया है, तो ऐसे ऐसे मुझे आउटपुट आ जाएगा INSTR में। अब क्वेश्चन है डिस्प्ले फर्स्ट, डिस्प्ले 4 कैरेक्टर्स ऑफ सेल्समैन नेम स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड कैरेक्टर। थोड़ा सा घुमा रहा है, बाकी क्वेश्चन इजी है। सेल्समैन का जो नाम है उस नाम में सेकंड कैरेक्टर के बाद 4 कैरेक्टर मुझे निकाल दो। जैसे कि मान लो सेल्समैन का नाम है देवेंद्र, DEVENDRA, तो ये बोलता है कि सेकंड कैरेक्टर से शुरू करो और 4 कैरेक्टर लेके आओ, यानी कि 1 2 3 4 ये आउटपुट आना चाहिए। सेकंड से शुरू करके 4 कैरेक्टर लेके आओ हर सेल्समैन के नाम का। तो देखो सेलेक्ट, चाहे बीट फंक्शन यूज करो, चाहे सब स्ट्रिंग यूज करो, चाहे सब STR यूज करो, एक ही बात है, तीनों है ना। तो मैं यूज कर रहा हूँ मिड, ये कॉलम का नाम, 2 से शुरू करो, 4 कैरेक्टर लाओ फ्रॉम सेल्समैन। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसको इसने थोड़ा सा खाली ट्विक कर दिया है, बाकी बहुत इजी है, समझो आ जाएगा समझ में, ठीक है। चलिए यही डिस्प्ले द नेम ऑफ मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उस
कि ज्वाइनिंग डेट जो दे रखी है उसमें से मंथ का नाम निकालो। जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो मंथ का नाम निकालना, तो ये मंथ आ गया। अब अगर उसको मंथ का नाम नहीं निकालना होता, केवल मंथ निकालना होता, तो फंक्शन का क्या नाम है? सिर्फ मंथ। और मंथ का नाम निकालना है तो मंथ नेम। अब केवल मंथ निकालना तो आउटपुट आएगा 12, और मंथ नेम निकालूंगा आउटपुट आएगा दिसंबर। 12 की जगह क्या आ जाएगा? दिसंबर लिखा हुआ आएगा। इतना सा फर्क आ जाता है, ठीक है, आसान है। चलिए आगे चलते हैं। डिस्प्ले नेम ऑफ वीकडेज फ्रॉम द डे ऑफ ज्वाइनिंग। जो उसने उसकी ज्वाइनिंग जो डेट है, यानी ये जो ज्वाइनिंग डेट है टेबल के अंदर, इसमें कौन सा दिन है उस दिन वो निकालो। तो दिन का नाम निकालने के लिए डे नेम, डे का नेम आएगा, ट्यूसडे, मंडे, वेडनेसडे, डे का नेम आ जाएगा। तो सेलेक्ट डे नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम सेल्समैन। फिर उसके बाद चलते हैं, एक ये क्वेश्चन है वापस से। एक 4 विंग है, एक मेगा एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी है, W1, W2, W3, W4, ठीक है। एक कैंपस के अंदर 4 विंग है उनकी। उन 4 विंग के बीच में इसने डिस्टेंस दे दी है, ठीक है, कितने मीटर की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दे दिया है। हर विंग में कितने कंप्यूटर है वो भी दे दिया है। इसके अंदर एक क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है, जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ वो देख लो। W1 में है 150 कंप्यूटर है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर W1 में, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। सजेस्ट ए सुटेबल केबल लेआउट। केबल लेआउट मैंने आपको एक बार बताया था। आप ऐसा केबल लेआउट बनाना है कि इन चारों विंग्स को आपस में कनेक्ट कर दूं, प्लस कम से कम वायर यूज़ हो। कम से कम वायर यूज़ हो वो कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस से। देखो ये डिस्टेंस पता, मेरा W1, W2, W3 और W4 है मेरे पास। 4 विंग, सॉरी, 1 2 3 4 ऐसे है, 1 2 3 4 है। अब देखिए मैं 1 से 2 कनेक्ट करता हूँ। 1 से 2 कितना है? 60 मीटर की केबल मेरी ये लग गई, ठीक है साहब, 60 मीटर केबल ये लग गई, 1 2 कनेक्ट हो गई। अब देखते हैं आगे क्या कनेक्ट करें हम लोग। ये ज़्यादा वाले अभी छोड़ दो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तार लगेगा, वायर। कम से कम मैं देखता हूँ मेरा कितना काम हो जाए। 3 से 1 देखो कितना है? 50 मीटर लगता है। 3 से 1 कनेक्ट हो गया, लो 50 मीटर तार लगा मात्र। अब देखो ये 3 आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, अब खाली ये चौथा वाला बचा है। तो देखो चौथे वाले को देखो, W4, ये बढ़िया है ना, 2 से 4 खाली 25 मीटर वायर चाहिए, ये 25, ये मेरे चारों कनेक्ट हो गए बस। अब मुझे कुछ देखने जरूर, 1 2 3 4 था तो मेरा ऐसी कनेक्टिविटी बन गई। तो कम से कम वायर यूज़ हो, ऐसी कनेक्टिविटी करो। लेकिन अगर मैं ये करता, मान लो कि ये वाला यूज़ लेता मैं, अगर सेकंड वाला ये वाला यूज़ लेता 3 से 2, तो 1 2 3 4, तो कनेक्टिविटी तो यहाँ भी हो जाती, 3 से 2 कनेक्ट हो जाता। लेकिन 125 मीटर वायर तो इसमें अकेले में लग गया, और ये 2 कनेक्ट हुए खाली अभी तक। अभी 1 और 4 को तो कनेक्ट करना बाकी है। तो ऐसा हमें सोच के करना है कि कम से कम वाले सबसे छोटे छोटे उठाओ, पहले सबसे छोटे वाले उठाओ, देखो उससे मेरा कनेक्शन हो गया क्या, तो मेरा कनेक्शन हो जाए। तो ये एक केबल लेआउट देखिए इसने ऐसा बना दिया। अब यह इनको आपस में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। 3 को 4 पे अगर डेटा भेजना है तो वो इस रूट से भेज देगा। तो आप इसलिए देखो ये आपस में कनेक्ट है सारे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? अप्रोप्रिएट प्लेस टोपोलॉजी का नाम बताइए जो इसको कनेक्ट है। तो देखो ये तो दिखने में कौन सी लग रही है? बस टोपोलॉजी लग रही है। बस टोपोलॉजी तो हम लोग यूज़ करेंगे या तो बस या फिर स्टार। बस और स्टार से हमारा सारा काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कंपनी को इंटरनेट कनेक्टिविटी देनी है सभी विंग में, तो कौन सा हम लोग सुटेबल यूज़ करें? तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन काफ़ी है, नॉर्मल। इसने ऐसा नहीं बोला कि मुझे बहुत हाई स्पीड चाहिए या रिमोट लोकेशन पे चाहिए, इसलिए ब्रॉडबैंड। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये डिवाइसेस कहाँ कहाँ लगाए, रिपीटर कहाँ लगाऊँ, आप बताओ। रिपीटर कहाँ लगता है? 2 बिल्डिंग को जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इनके बीच में रिपीटर लगाना पड़ेगा। अगर ये डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा है तो ये डिवाइस लगेगा रिपीटर नाम का, वरना रिपीटर नाम का डिवाइस नहीं लगेगा। लेकिन हमने जो डायग्राम बनाया है 100 मीटर से सारे छोटे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि रिपीटर कहीं भी नहीं लगाना है, रिपीटर नॉट रिक्वायर्ड। हब और स्विच कहाँ लगाना है बोल रहा है, तो हब और स्विच तो मैंने आपको बताया था कि हर विंग में लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, ये देखो विंग 1 में भी कंप्यूटर, एक से ज़्यादा कंप्यूटर कहीं भी है, चाहे 2 कंप्यूटर भी हैं तो भी मुझे हब या स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो देखो ये सभी ग्रेटर देन 1 है,
सभी विंग में। इसलिए हम आंसर क्या बोलेंगे इसका कि हब और स्विच की ज़रूरत मुझे ईच विंग, एवरी विंग में पड़ेगी हब और स्विच लगाने की ज़रूरत। तो जहाँ, ठीक है, ये हो गया है। अगला क्या बोलता है कि कंपनी का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में और वो हिली एरिया के अंदर है, पहाड़ी एरिया के अंदर। तो इकोनॉमिकली मैं कैसे कनेक्ट करूँ उससे, हेड ऑफिस से? तो रेडियो वेव्स। हिली एरिया है तो हिली एरिया पे आप तार नहीं बिछा सकते हो, वायरिंग का तो पैसा बहुत लगता है, इकोनॉमिकली बहुत महंगा पड़ जाता है। रेडियो वेव्स, एक टावर लगा दो और रेडियो वेव से सारे आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा वीडियो हो गया बढ़िया बड़ा, लेकिन इसको देखिए समझिए। आज के लिए इतना ही और बाय।